आत्मवंदन मास्टर्स। मैं डॉक्टर गुरपिंदर कौर स्पिरिचुअल पंजाबी टॉक से आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबके भीतर बैठे उस परम चेतन तत्व को, गुरु तत्व को नमन करते हुए, अपने गुरुओं को नमन करते हुए हम शुभ आरंभ करते हैं हमारे आज के शुभ मंगलवार का जो गेस्ट सेशन होता है, जिस दिन हमें इंतजार रहता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे एक मेहमान आएंगे। अतिथि देवो भव। हमेशा जब मेहमान आता है घर में खुशियों का पिटारा लेके आता है, और यहाँ पे जो मेहमान आते हैं वो अपने जीवन की जो लर्निंग्स एंड चर्निंग्स हैं, बचपन से लेके अब तक एक मास्टर बनने की यात्रा में जो भी कहीं से सपोर्ट मिली, कहीं से विरोध मिला, कहीं से कुछ भी, तो ईच एंड एवरीथिंग इज नेसेसरी इन आवर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। तो मास्टर की लाइफ की हर एक पड़ाव के बारे में जानते हैं हम यहाँ पे, परिचय भी होता है। तो आज की सीरीज में हमारे साथ मास्टर मेनिका बागरी हैं, जो बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत ही अच्छा भगवत गीता पे स्वाध्याय भी करवाती हैं, जितना मैंने जाना। और रेस्ट हम मास्टर से ही सुनेंगे, उनका परिचय, कैसे उनकी लाइफ बचपन से अब तक की यात्रा। सो ओवर टू यू मैम, and thank you very much for accepting our request. Thank you. Over to you. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये जो आपने यात्रा का कहा, कि हमारी यात्रा तो बहुत लंबी है, काफी समय से है। अभी हम शेयर करते हैं इस जन्म की यात्रा को। ये जन्म, मैं जब छोटी थी, हमारे घर में, परिवार में स्पिरिचुअलिटी का माहौल था। सभी लोग, भगवत गीता का पठन होना, मंत्रों का उच्चारण होना, ये सभी कुछ हमारे जीवन में बचपन से ही था। और मैं बचपन से ही नेचुरोपैथी से भी जुड़ी थी। मेरे नाना नानी का एक बार तबीयत ठीक नहीं था, स्पेशली मेरे नाना जी का, और उन्होंने नेचुरोपैथी अपना करवाया, पूरा ट्रीटमेंट। तो उस वजह से मुझे भी नेचुरोपैथी में जाने का मौका मिला। और वहां से, जैसे कहे तो, मेरी यात्रा में एक बहुत अच्छा सा पॉइंट जुड़ा, अपना फूड हमारा कैसा होना चाहिए। और वहीं से ध्यान की यात्रा भी स्टार्ट हुई मेरी। करीबन उस समय में मैं रही होंगी 7-8 साल की। तब से मैं ध्यान करती आ रही हूँ। लेकिन जैसे ध्यान का ड्यूरेशन उस समय में बस बहुत कम ही था, 5-7 मिनट, 10 मिनट, और इरेगुलर भी था। कोई रेगुलर ध्यान नहीं करते थे, और जो कर रही हूँ वो ध्यान है ये भी नहीं पता था। बस आंख बंद करके बैठना, अपने आप अपनी स्वयं के साथ में बैठना, अपनी सांसों को देखना या अपनी हार्ट बीट को महसूस करना। तो वैसा मैं करती जा रही थी। मुझे नहीं पता कि उसी को ही ध्यान कहा जाता है। और ऐसे करते करते मुझे बहुत बचपन से ही इंट्यूशंस लगातार आते थे। अपने इंट्यूशंस को सुनना, उस समय में ये भी नहीं पता था कि ये मेरे ही इंट्यूशंस है। तब ऐसे लगता था उस समय में कि हमारे जैसे समाज में, सोशली में हम सुनते थे ना, कि अपने पेरेंट्स से बोला, हाँ हमारे एंसिस्टर्स हेल्प करते हैं हमें। तो हमेशा यही लगता था, जो मुझे आवाज आती थी तो मुझे यही लगता था कि हाँ मेरे एंसिस्टर्स मुझे हेल्प करते हैं। और हर स्थिति में, परिस्थिति में मुझे एंसिस्टर्स की वो आवाज, उस समय तो वही कहूंगी कि एंसिस्टर्स की आवाज हमेशा से सुनाई देती थी। और मैं उन्हें सुन के, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, और मेरा काम सॉल्व हो जाता था, और मैं आगे बढ़ती गई ऐसे अपनी जर्नी में। और मेरी दादी
मतलब बचपन से ही हमें बहुत ये स्पिरिचुअल कहानियां सुनाना, कारण कि वो प्रतिदिन भगवत गीता का पठन करना और अलग अलग जैसे शास्त्र का, वेदांत का ज्ञान उन्हें बहुत अच्छा था, तो वो हमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां भी सुनाया करते थे। तो उन कहानियों में के बाद में वो हमेशा उस एक मॉरल होता है ना कहानी का, वो भी हमें बताती थी कि तुमने क्या सीखा, ये मॉरल क्या है इसका। तो इसमें मॉरल से एक वो छोटा सा शब्द जो बोलती थी ना, वो हमारे जीवन में इस तरीके से जुड़ता गया। और खासकर जब उन्होंने एक बार एक कहानी के बाद में बोला कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे ही कर्माज के कारण होता है। जब ये चीज हमारे साथ में बचपन से ही जुड़ गई, तो हमारे मेरे जीवन में कंप्लेन का भाव नहीं रहा कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे ही कर्मा के कारण हो रहा है। और उन्होंने कहानियां भी कुछ ऐसी ऐसी हमें बचपन में सुनाई थी, जिसे सुन के भी ये लगता था कि हाँ, जो कुछ भी होता है कर्मा हमारे ही कर्मा के कारण होता है। तो ये कुछ कुछ ऐसे संस्कार थे जो हमें बचपन से ही बहुत अच्छे से हमारे पेरेंट्स के द्वारा, ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा हमें ये मिले थे। और उसी के साथ में हमारी जर्नी आगे बढ़ती गई। मुझे बहुत बार बचपन में कुछ कुछ पूर्वाभास भी होते थे कि आगे क्या होने वाला है, आज घर में कौन आने वाला है, क्या घटना होने वाली है। एकदम जैसे मैं खड़ी हूं और मुझे वैसे वो दृष्टांत होते थे। पर मैं जब घर में किसी को बोलती थी कि हाँ ऐसा होगा, बट नो बडी कैन बिलीव, उन्हें लगता था कि ये कुछ ऐसे ही मन से बोल रही है या ऐसा ही कुछ हो रहा है। कारण कि स्पिरिचुअलिटी में तो थे, लेकिन इतना गहरा मतलब ये जो बोल रही है वो सच हो जाएगा या ऐसा ये देख पा रही है, उन्हें इस बात पे थोड़ा सा वो रहता था, कॉन्फ्लिक्ट रहता था इस बात पे। तो वो बहुत बार मेरे को चुप करा दिया करते थे, नहीं नहीं तुम चुप हो जाओ, तुम पता नहीं क्या बोलती हो, कुछ समझ में नहीं आता है, ऐसा क्या होगा, ऐसा कैसे होगा। तो इस ढंग से अ, होता था। तो मैंने फिर जो पूर्वाभास होते थे ना, तो मैंने भी फिर बोलना बंद कर दिया कि अभी मैं बोलूंगी तो मुझे ही कुछ सुनने को मिलेगा। तो वो मैंने बंद कर दिया। जब हम उन्हें नहीं बोलते हैं, उन्हें नहीं करते हैं, तो वो धीरे धीरे आपके जीवन में कम होते जाते हैं और फिर बंद भी हो जाते हैं। ऐसा होता है। तो बच्चों के साथ में हमेशा जैसे मेरी तो ये लर्निंग रही है, बच्चों को बहुत अच्छे से सुनना चाहिए। वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, बहुत मीनिंगफुल होता है। हमें उनसे को सुनना बंद नहीं करना चाहिए। तो फिर हम आगे बढ़ते गए अपने पढ़ाई में, और मैं आगे आराम से बहुत स्मूथली और स्पिरिचुअली और साथ में थोड़ा फिजिकल, वैसे लाइफ हमारी चलती गई। फिर उसके बाद में वापिस से स्पिरिचुअलिटी में हम आए कोविड के टाइम में। उससे पहले मैं खुद भी बिजनेस कर रही थी, करीबन अपनी शादी के बाद से कम से कम लगातार बिजनेस करते जा रही थी, अपना पर्सनल था बिजनेस। और मैं उसमें बहुत व्यस्त रहती थी। मुझे वैसे भी टीवी देखने की आदत नहीं, ज्यादा मोबाइल या गॉसिप या किटी पार्टीज, उसका कभी मुझे शौक नहीं रहा। मेरे साथ में तो दिक्कत ये होती थी कि मैं चार लेडीज के पास बीच में बैठ जाती थी, तो मुझे उनकी तरह बातें करना नहीं आता था कि वो जिस तरीके से बात कर रही हैं मैं उस तरीके से बात नहीं कर पाती थी। तो ये मेरे साथ में, मैं इसे दिक्कत कहूँ या डिफरेंट, इस माहौल में मैं बहुत डिफरेंट रही कि मैं उनके बीच में बैठ के हमेशा अपने आप को अलग ही पाती थी। उनका बोलना समझने का तरीका और मेरा जो बोलना समझने का तरीका जो होता था वो बहुत डिफरेंट होता था। तो ये एक मेरे साथ में पॉइंट भी रहता था। बट फिर भी हमेशा मुस्कुराते हुए सबके साथ में, सबको एक एक्सेप्टेंस के साथ में लेते हुए चलती थी। वो भी जो बोलते थे उसको भी मैं एंजॉय करती थी। शायद मैं उनके साथ में वैसी गॉसिप नहीं कर पाती थी।
और उसके बाद में कोविड में ऐसा जैसे इतना लाइफ एकदम 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गया। इतना समय मिला आपको बिजनेस में के लिए नहीं जाना, बिजनेस में नहीं करना आपको, और कुछ काम नहीं था उस समय में, घर पे बैठना। तो उस समय में भगवत गीता जो बचपन में बहुत अच्छे से हमने सुनी है, उनको कहानियों के द्वारा पढ़ा था, उसमें अचानक से इतना रुचि हुआ कि मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू किया मैंने। और जो ध्यान भी करती आ रही थी, तो ध्यान भी थोड़ा अधिक समय तक मैं करने लग गई थी उस समय में। तो ये दोनों यात्रा मेरा कोविड से एकदम से आगे बढ़ने लगी, और इस तरीके से बढ़ी कि फिर जैसे कोविड का 1 महीना ब्लॉक बंद था, और जब हम हुआ तब मैंने बिजनेस वाइंड अप कर दिया उस समय में कि अब मेरे को बिजनेस नहीं करना। और बिजनेस बंद करने के बाद में बहुत आराम से रिलैक्स थी, कोई तरह का रिग्रेट भी नहीं था कि इतने समय से मैं बिजनेस कर रही हूँ, मैं क्यों बंद करूं, ऐसा कोई रिग्रेशन भी नहीं था। बहुत इंजॉयफुली, सेटिस्फेक्शन के साथ में बिजनेस बंद करके, और जितना समय बिजनेस में देती थी उतना पूरा समय अब मेरा स्पिरिचुअलिटी में हो गया। प्रतिदिन भगवत गीता को पढ़ना और ध्यान में करना, और ध्यान में भी अचानक से इतना होने लग गया कि मैं 3 घंटा 4 घंटा भी ध्यान में कंटिन्यू बैठी रहती थी। और मुझे कुछ कुछ विजुअलाइजेशन भी होते थे, दिखाई देने देते थे, ध्यान के अनुभव होने लगे। तो ये भी नहीं पता कि जो मुझे ध्यान में अनुभव हो रहे हैं उनका मैं क्या करूं, उनका मैं क्या मीनिंग निकालूं, इस बात का मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। बस हो रहे हैं, उन्हें देखती थी और शांत होकर बैठ जाती थी। मेरी जो सिस्टर है, मेरी एक बड़ी बहन, वो भी ध्यान करती थी। मुझे नहीं मालूम था कि वे भी ध्यान में यात्रा में है। मैं तो बचपन से थी ये तो जानते थे, बट वो अचानक से उस समय में ध्यान में जुड़ गए, और उनकी भी ध्यान यात्रा स्टार्ट हुई। और उनकी ध्यान यात्रा स्टार्ट होने के बाद में वो पत्री सर से भी कनेक्ट हुई। वो भी बैंगलोर में ही रहती थी, और वो अक्सर पत्री सर से मिलने के लिए पिरामिड वैली जाती थी। एक दिन अचानक उन्होंने कहा, आप मेरे साथ चलोगे पिरामिड वैली? मैंने बोली, क्या है ये, क्या जगह है, क्या है ऐसा वहां पे, मुझे नहीं पता था। तो मैं बोली हाँ ठीक है, ध्यान गुरु है तो गुरु के पास में तो जाना अच्छा होता है, अब चाहे ध्यान गुरु हो या कोई भी गुरु होगा, है तो गुरु ही। हाँ बोले हाँ चलते हैं, मैंने हाँ किया और वहां गई। और वहां जाते जाते ऐसे पथरी सर के बारे में थोड़ा मैंने गूगल भी किया, और थोड़ा उनके द्वारा भी जाना कि कौन है क्या है। तो उनके बारे में, वो कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देते हैं, किसी से हाथ नहीं मिलाते हैं, बट दिखने में एकदम वो नॉर्मल है ऐसा, मतलब कुछ ऐसा बहुत डिफरेंट, जैसे नॉर्मल अध्यात्म में हम गुरु के बारे में सुनते हैं, जानते हैं या देखते हैं, तो पत्री सर उससे एकदम डिफरेंट। सुन रही थी, कर रही थी, ठीक है, थोड़ी एक उत्सुकता भी हुई और एक जिज्ञासा भी, तो मतलब बहुत ज्यादा कि ये कैसे गुरु है क्या है। हाँ गई, और वहां जैसे, और जाने के बाद में पहले प्रेमनाथ सर से मिलना हुआ कि, और वो उनको पूछा पत्री सर किधर है। हाँ हाँ वो उधर हैं, आप जाओ आराम से बैठ के मिल लो। वहां जाके देखे पथरी सर है वहां पे बैठे हैं एक चेयर पे, और डाइनिंग, वो जैसे डाइनिंग टेबल और चेयर पे है, उसके साथ में कुछ और लोग हैं और भी है, और सब अपने अपने काम में है। तो कुछ समझ में नहीं आया ये यहाँ पे कैसा है, ये गुरु का जैसे हम नॉर्मली जाके देखते हैं, बहुत डिफरेंट था। और मैं उनके चेयर के पास में जाके बैठ गई, और मन में ऐसे ही किया, आप किसी को आशीर्वाद नहीं देते हो, पर मैं आपके आशीर्वाद के बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। और मतलब उनके आगे तो डाइनिंग टेबल थी, तो मैं उनके साइड में, चेयर के साइड में जाके बैठ गई। और बस मैंने मन में ऐसे किया, और मैं वहां बैठी रही, कुछ देर तक बैठी रही बैठी रही। मैंने कहा मैं तो नहीं हिलूंगी जब तक आप अपना हाथ मेरे सिर पे नहीं रखोगे, मुझे आशीर्वाद नहीं दोगे, मैं तो नहीं जाऊंगी।
बैठी रही, सब लोग इधर उधर देख रहे थे मेरे को कि सब लोग वहां ऊपर, कोई सोफा पे, कोई चेयर पे, पर मैं वहां नीचे ही बैठी हूँ। तो मुझे देख रहे थे सब लोग कि ये अलग से ऐसे क्यों बैठी है। मेरी सिस्टर भी जैसे मेरे से थोड़ा दूर चेयर पे बैठी थी, वो भी देख रही थी क्या है। पर एटलास पत्री सर ने मेरे सिर पे हाथ रखा, फिर मैं वहां से हटी। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। ये मेरे लिए एक मतलब ऐसे था, उनके किसी गुरु के पास में जाओ और आशीर्वाद ना दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। और पत्री सर बोले, पत्री सर तो बोलते थे कि आप तो कोई अच्छा काम करके आए हो तो मैं आशीर्वाद दूंगा या हाथ मिलाऊंगा। हाथ मिलाने के लिए भी वो कहते थे कोई अच्छा कार्य करके आओ तब मैं हाथ मिलाऊंगा। फिर ठीक है, वो इस तरीके से मेरी फर्स्ट विजिट पत्री सर के साथ में वैसे हुई। और उसके बाद में मेरी यात्रा, जैसे मैं ध्यान जो कर रही थी, पहले जो कर रही थी और जो बाद में कर रही थी, उसमें बहुत चेंज आया। ध्यान के अनुभवों में भी बहुत परिवर्तन हुआ। और मतलब अंदर से बहुत कुछ ओपन होने लगा मेरे अंदर से। मेरे साथ में स्पिरिट गाइड्स भी बहुत, मैं महसूस करने लगी कि मेरे साथ में मैं बैठी हूँ, यहाँ कोई है। अनविजिबल मास्टर्स बोल सकते हैं उनको, मैं हमेशा अपने आसपास में फिर महसूस करने लगी। और इवन कभी कभी तो ऐसे होता था कि मैं ग्रीन टी का कप लेके बैठी हूँ, मेरे हाथ से कप खींचा जा रहा है। मैं समझ गई कि हाँ ठीक है, आप कप रखने के लिए बोल रहे हो। अनविजिबल थे, कोई दिखाई तो नहीं दे रहे थे, बट वो कप मेरे को दिखाई दे रहा, मेरे हाथ से कप somebody इज पुलिंग। तो ओके, मैंने वही उनसे कहा ठीक है, मैं कप रखती हूँ और ध्यान में बैठती हूँ। और मैं कप रख देती थी और मैं ध्यान में बैठ जाती थी। और वो उस समय में मेरी इतनी अच्छी हीलिंग करते थे, जब वो मेरे को पकड़ के बिठाते थे, इतनी हीलिंग। और इतने शायद अंदर के, हमारे अंदर कितना ब्लॉकेज होते हैं, कुछ कुछ पोर्टल्स हम अपने आप में ही बंद करके बैठते हैं, तो वो पोर्टल्स अंदर के ओपन होते गए। इस ढंग से हुआ। और साथ में भगवत गीता भी अध्ययन कर रही थी। तो भगवत गीता पढ़ते पढ़ते भी बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस भी होने लगे थे। या मैंने कहा कि पढ़ रही हूँ, आगे भी पढ़ना है, तो मैं कैसे इसको, मुझे कोई तो ऐसे मिलना चाहिए कि जिससे मैं अपने सवालों के जवाब पा सकूं। तो मैंने एक बार ऐसे ही पत्री सर से कहा, ठीक है, आपने मेरी ध्यान की यात्रा तो आगे बढ़ाई है, लेकिन अब ज्ञान की यात्रा भी थोड़ी आगे बढ़ाइए। मुझे भी इतने सवाल हो रहे हैं, तो सवालों के कारण मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ भगवत गीता में। तो ऐसा कौन है जिससे मैं जवाब पा सकूं। मैं और भी बहुत सी जगह से, जैसे अलग अलग बचपन से ऐसे अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, तो काफी जगह से जुड़ी भी थी। और उनसे मैं सवाल करती गई, जो मेरी जिज्ञासा थी भगवत गीता को लेके, उनसे सवाल करती गई। लेकिन जवाब मिलते थे, लेकिन वो जवाब से कभी भी संतुष्टि नहीं हुई। जैसे बोलते हैं ना कि एक अंदर से हमें एक रिप्लाई आता है कि हाँ यही तो ढूंढ रही हूं मैं, वो कभी भी मुझे वो ऐसा जवाब नहीं मिला। तो वो सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा था, नहीं नहीं इसका रिप्लाई ये नहीं है, कुछ और है, ये कुछ और है। ऐसे करते करते एक दिन मैं अपनी वही सिस्टर के माध्यम से मैंने उनके आगे ये बात रखी कि मैं भगवत गीता तो पढ़ती हूँ, लेकिन बहुत सारे कुछ सवाल ऐसे हो रहे हैं जिनके मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, मुझे कोई संतुष्टि नहीं हो रही है। तो उन्होंने इमीडिएटली मुझे कहा, डॉक्टर एस रंजन भगवत गीता पढ़ाते हैं और सब लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो ये लिंक है, तुम इनमें जुड़ो और तुमको समझ में आए तो तुम कंटिन्यू करना, अदरवाइज तुम डिसकंटिन्यू करना। मैंने ठीक है। तो ऐसे करके मैंने उस दिन फर्स्ट डे सर का सेशन ज्वाइन किया, जूम लिंक मिला मॉर्निंग का। और वो जैसे मैंने ज्वाइन किया, मेरे उस दिन मेरे पास में भगवत गीता बुक लेके नहीं बैठी थी, बस आंख बंद करके सुन रही थी।
और आंख बंद करके उस इतनी गहराई में मैं उतर गई कि मुझे एक विजन आया उसमें कि डॉक्टर एस रंजन जो हैं वो एक पेड़ के नीचे एक पत्थर के ऊपर में बैठे हैं, और मैं वहां पे नीचे फ्लोर पे जैसे पुराने जमाने में कैसे गुरु और शिष्य बैठ के ज्ञान कर लेते थे ना, वैसा एक खुला सा मैदान है, वहां एक पेड़ के नीचे सर पत्थर के चट्टान के ऊपर बैठे हैं, और मैं वहां मड पे बैठ के ही उनसे ज्ञान ले रही हूँ। इतना सुंदर, वो इतना क्लियर विजन था कि फिर हो गया कि हाँ, यहीं से तुमको ज्ञान मिलेगा। पत्री सर ने तुमको आंसर दे दिया कि, और तुम्हें एकदम क्लियरली विजन, इतना क्लियर विजन कि ज्ञान तुमको, मैंने कहा यहीं से मिलेगा, यहीं पे बैठ जाओ। तो ठीक है, उसके बाद में कंटिन्यू सर को सुन रही थी, और उसमें भी इतना मजा आया आता था कि जो सवाल मेरी डायरी में लिखे होते थे, मुझे वो जवाब बिना सवाल किए सर से मिलने लग जाते थे। मतलब कुछ कुछ ऐसा है कि सर कुछ और टॉपिक में चल रहे हैं, बट मेरा जो सवाल है उसका जवाब वो टॉपिक से अलग हटके पता नहीं कैसे वो आते थे, और वो मेरे को रिप्लाई मिल जाता था। और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि ये क्या मतलब है कि तुम्हारे को ज्ञान यहीं से मिलेगा, और तुम्हारे सभी सवालों के जवाब भी तुम्हें यहीं से मिलेंगे। तो ये क्लियरिटी बहुत अच्छे से मेरे को हुई, और शायद पत्री सर ने ही मेरे को डॉक्टर एस रंजन से जोड़ा। और वाकई में भगवत गीता मैं पहले भी पढ़ती थी, और जब मैं रंजन सर से पढ़ने लगी तो मेरे पढ़ने का तरीका ही बदल गया। वो जिस तरीके से पढ़ाते थे, पहले पहले तो बहुत सवाल भी होते थे कि भगवत गीता को अनुभव से पढ़ो। अनुभव से हम कैसे पढ़ सकते हैं भगवत गीता को? तो हम सुन के पढ़ मतलब समझ सकते हैं, पढ़ के बुक से पढ़ सकते हैं, अनुभव से कैसे समझ सकते हैं? ये चीज समझ में नहीं आई थी। बड़ा वो ऐसे लगता था सर क्या बोल रहे हैं? बोलते थे, पर वो हमेशा बोलते थे कि श्लोक पे मेडिटेशन करो। तो समझ में तो नहीं आती थी, पर ऐसा था कि एक मन में कि करने में क्या दिक्कत है, करते हैं, अगर अच्छा लगा तो अच्छा है, नुकसान तो इसमें कुछ भी नहीं है। तो मैं भगवत गीता के जैसे मेन मेन श्लोक वो सर बताते, ये बहुत अच्छा मुख्य श्लोक है, और मैं उस पे मेडिटेशन करती गई। और वाकई में वो मेडिटेशन के दौरान जो अनुभव होने लगे उन श्लोक्स का, ये मिरेकल होने लगा कि जीवन को जानना, जन्म मृत्यु को समझना, जीवन क्या है, ये सब कुछ मैंने भगवत गीता के श्लोक पे मेडिटेशन करते हुए वो अनुभवों से मैंने जाना। तो भगवत गीता मेरे साथ में इतना अच्छे से जुड़ी। और उस समय में, सॉरी, जब मैं सर के साथ में भगवत गीता पढ़ रही थी, समझ रही थी, पढ़ने का तरीका भी जान रही थी, उस दौरान मेरे जीवन में कुछ ऐसे ऐसे अजीब से होने लगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते इतनी गहरे ध्यान में उतर जाती थी, और मुझे ऐसे लगता था मेरे आसपास में बहुत सारे लोग बैठे, और मैं उन्हें ज्ञान दे रही हूँ, भगवत गीता का श्लोक बोल रही हूँ, उनका मीनिंग बता रही हूँ, और उनका जीवन परिवर्तन हो रहा है उसके द्वारा। मैं ऐसा देखती थी, और करते करते मतलब जैसे ही वापस से ध्यान से ऐसे बाहर आती थी तो मुझे ऐसे लग रहा है, और मैं बोल रही हूँ, मेरे हाथ भी मूव मूव हो रहे हैं, उसको मैं पूरा समझ पा रही हूँ कि ये केवल ध्यान नहीं था, वो ये कुछ तो है। पर ऐसा एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, बहुत बार ऐसे, इवन खड़े खड़े खड़ी हूँ, खड़े खड़े वैसे विजन आने लग गए थे मेरे को कि मैं खड़ी हूँ, मेरे साथ में आस पास में इतने लोग हैं, और मैं उन्हें
ज्ञान दे रही हूँ, भगवत गीता का आत्मज्ञान दे रही हूँ उन्हें, कि आत्मज्ञान को कैसे पाया जा सकता है, वो ज्ञान दे रही हूँ। तो बड़ा अद्भुत हुआ कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, क्या मैं ज्यादा भगवत गीता पढ़ रही हूँ इस कारण ऐसा हो रहा है, ये क्या है। कारण कि मुन्ना भाई एमबीबीएस में वो देखा था कि आप महात्मा गांधी को इतना अधिक पढ़ रहे हो तो आपको चारों तरफ वही नजर आ रहा है। तो नहीं समझ में आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में। तो ठीक है, बट जो हो रहा है उसे चुपचाप करती थी। फिर एक दिन मॉर्निंग सेशन में ही, भगवत गीता के सेशन में ही, सर ने, रंजन सर ने बोला, किसी को बार बार अपना धर्मा बताया जा रहा है, पर्पज ऑफ लाइफ बताया जा रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, उस सेशन में मैंने सुना, अरे वाह, ऐसा भी कोई है जिसको पर्पज ऑफ लाइफ बताया जा रहा है फिर भी वो समझ नहीं पा रहा है। ये तो हम सब में बड़ी उत्सुकता होती है जानने की, करने की, ये क्या हो रहा है। तो और किसी के साथ में ऐसा हो रहा है और वो समझ नहीं पा रहा है। पर ठीक है, ऐसा करके फिर छोड़ दिया। और उसके सेशन फिनिश हो गया, सेशन फिनिश हुआ और मैं कुछ काम लग कर रही थी, अपनी रसोई घर में खड़ी थी, ग्रीन टी बना रही थी अपने लिए। वहां खड़ी थी और खड़े खड़े ही मैं ध्यान में उतर गई, और फिर से वैसा विजन हुआ मेरे को। तब एकदम से दिमाग में चोट आई। वो बोलते हैं ना, उस समय में वो बटन आपका स्विच हुआ कि अरे ये तुम्हारे लिए ही था, जो सर ने सुबह आज बोला वो भी तुम्हारे लिए था, किसी और के लिए नहीं था। तो तब समझ में आया कि मेरा पर्पज ऑफ लाइफ क्या है, मेरा धर्मा क्या है। तो भगवत गीता को पढ़ते और सर के द्वारा मुझे ऐसे बहुत सारे आंसर, मास्टर्स जैसे मुझे सर के द्वारा गाइड करते जाते थे जी। तो मेरी ये मतलब ये लाइफ, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो मेरी बहुत स्मूथली आगे बढ़ती गई। और मुझे हर दिन ऐसे लगता था, आज मेरा ये पेज पलटा है, आज मैंने ये सीखा है, आज मेरे साथ ये हुआ है। प्रतिदिन कोई न कोई घटना ऐसे मेरे साथ में घटती थी। मेरे अनविजिबल मास्टर्स भी मुझे बड़ी मदद करते थे इसमें। और मास्टर्स, सर के द्वारा भी मुझे मदद होती थी कि मेरे सवालों के जवाब मिले, मेरे कहीं पे भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस जर्नी में। तो मैं अपने कभी मतलब अपनी पास्ट की जो लाइफ, जो बिजनेस करती थी, वो लाइफ भी मुझे अभी लगता है कि अच्छा हुआ मैं बहुत चेंज करके आ गई। मैं पूरा अपना पास्ट पीछे छोड़ के आगे निकल आई। तो ये मेरी जर्नी बहुत स्मूथली, बहुत जैसे अध्यात्म की जो यात्रा है जिसे हम कहते हैं, बड़ी आनंदमय है। बहुत क्या शब्द बोलूं इसके लिए, कि जीवन तो हम पहले भी जीते आए हैं, लेकिन पत्री सर से मिलने के बाद में, ध्यान में आने के बाद में, और अपने जीवन का उद्देश्य जानने के बाद में, अब लगता है जीवन तो जीना अभी शुरू किया है। तो ध्यान हर किसी को करना चाहिए। बहुत से अनुभवों के द्वारा बहुत कुछ सीखा, पत्री सर के मैसेजेस के द्वारा बहुत कुछ सीखा। ये ऐसी मेरी जर्नी है। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने बताया अपनी अध्यात्म की यात्रा। तो जैसे हमारे साथ जब मास्टर्स जुड़ते हैं, तो हमारा ये भी है कि मेरी यात्रा बाहर से भीतर की। और जैसे आपने बचपन के अनुभव बताए कि बचपन में क्लियर वाइंस थी, जैसे कि यू फॉर एवर में भी हम पढ़ते हैं, लुइस हे में भी हमने पढ़ा कि कैसे बच्चों को, जो हमारा 7 ईयर तक होता है कि पोर्टल ओपन रहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, माँ बाप ही उसको जबरदस्ती बंद करवा देते हैं, है ना। वो हो गया बचपन का। उसके बाद स्कूलिंग, या जैसे आपने बताया कि मैं बड़े होके अडल्टहुड में वो जो एक रूटीन एक्टिविटीज होती थी लेडीज की, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते थे। वो हो गया एक मैरिड लाइफ के बाद।
तो जब आप टीन एज में थे, स्कूलिंग, अपना कॉलेज, उसके बारे में भी, और कैसे आप बिजनेस में गए, और बिजनेस से वो जैसे अगर हम पंजाबी में अगर बोले हम, तो जो सूफीज्म है कि जो व्यापार है, दुनिया का छोड़ा और उस प्यारे के इश्क के व्यापार में पड़ गए। तो यस। बुल्ले शाह और फरीद तो यही कहते हैं, है ना। तो वो चीज है, तो उसके बारे में भी थोड़ा, कि स्कूलिंग, कॉलेज, और वहां पे भी फ्रेंड्स के साथ ऐसे इंट्रोवर्ट थे जैसे आम एक लाइफ एक गर्ल टीनेज में या उसमें जाती है, फिर मैरिज, और वो चीज भी थोड़ा सा, इफ यू आर कंफर्टेबल यू कैन शेयर। यस। हाँ, मेरा स्कूल का लाइफ, स्कूल की जर्नी भी बहुत स्मूथ रही। मैं पढ़ने में भी हमेशा अव्वल रही हूँ। डिस्ट्रिक्शन मार्क्स से मेरे होते थे। क्यों? इसका मेन रीजन था कि मैं ध्यान करती थी, योगा अभ्यास करती थी, क्योंकि नेचुरोपैथ से जुड़ी थी। मेरा फूड भी बचपन से भी वैसा था। ये सब चीज का इम्पैक्ट था कि मैं पढ़ने में हमेशा अव्वल रही, और अपना हेल्थ का बहुत ध्यान रखती थी। ध्यान करना, योगा करना, वो मेरे साथ में जुड़ा हुआ था। तो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ में भी मैं एकदम मस्ती वाला वो माहौल रहता था। उनके साथ में ज्यादा ये स्पिरिचुअलिटी की बातें नहीं करती थी, कॉलेज में भी नहीं करती थी। एक दो फ्रेंड जैसे थे। कॉलेज में एक मेरी दोस्त थी, वो भी स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा जुड़ी हुई थी, तो उसके साथ में कभी कभी बात करती थी। कारण कि उस एज में, कॉलेज में और इसमें हम बात करते थे तो वो हमें बहुत डिफरेंट समझते थे। और ऐसे भी जब आप ध्यान कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत डिफरेंट रहता है और दूसरों से। बट इंजॉय जो बोलते हैं ना, लाइफ को इंजॉय करना किसी भी एज में नहीं छोड़ा। स्कूल लाइफ भी बड़ी अच्छे से इंजॉय की, गेम खेलना, अलग अलग टूर्नामेंट में जाना, वो भी मैंने किया। और कॉलेज लाइफ को भी बहुत इंजॉय किया। लेकिन हाँ, जो लोग पार्टीज करते थे वो मैं नहीं करती थी, कारण कि मुझे बाहर का फूड बहुत कम पसंद था। मुझे मूवीज भी बहुत कम पसंद थी, मैं मूवीज भी नहीं जाती थी। तो वो एक था मेरी लाइफ में कि इसके कारण मैं ज्यादा पार्टीज नहीं करती थी। हाँ। और हमारे घर में हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, तो हम सभी भाई बहन इकट्ठा होते थे, तो हमें कभी ऐसे बाहर की पार्टी की आवश्यकता भी नहीं हुई कि बाहर दोस्तों के बीच में ही हम पार्टी करें। वैसे कभी नीड भी नहीं हुई, क्योंकि हमारी फैमिली काफी बड़ी फैमिली थी। तो इतनी बड़ी फैमिली जिसमें हम घर में जैसे एक साथ में 50 लोग रह रहे हैं, तो हमें कभी भी बाहर की पार्टी की आवश्यकता नहीं हुई। हम अपने घर में ही बहुत इंजॉय करते थे। तो ये लाइफ भी स्मूथ, और घर में का फूड, बाहर जाते थे बट बहुत कम जाते थे। स्पेशली मेरा खुद का भी इंटरेस्ट कम था। और शादी के बाद में, जैसे मैं राजस्थान में पली बड़ी हूँ, मेरा अ, राजस्थान में मेरा बर्थ बीकानेर से है। मैं वहां रही हूँ। आफ्टर मैरिज मैं चेन्नई आ गई थी। और वहां मैंने कुछ समय जैसे चेन्नई में रही, उसके बाद में मैं पौंडीचेरी शिफ्ट हो गई थी। मेरे हस्बैंड वहाँ पौंडीचेरी में काम करने लगे, मैं पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी मुझे इतना अच्छा लगता था, क्योंकि बीकानेर जहाँ मैं रही हूँ, और मेरा खुद का नेचर था कि मैं शांत रहती थी, मुझे आसपास में भी बड़ी शांति ही पसंद थी। चेन्नई में बड़ी हलचल थी, और पौंडीचेरी में बहुत शांत, इतनी नीटनेस, इतना अच्छा शांत प्लेस था कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और वहां पे भी ध्यान के लिए मैं अक्सर अरविंदो आश्रम जो है उनकी समाधि पे जाया करती थी ध्यान करने के लिए। बीच पे जाती थी तो वहां पे भी मैं ध्यान करती थी। उन लहरों की आवाजों के साथ में मैं मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं वहां घंटों बिताया करती थी उस समुद्र के किनारे। मुझे बहुत पसंद है। तो ये जर्नी भी बड़ी अच्छी थी। और पौंडीचेरी में रहते हुए, कि जहाँ मेरे हस्बैंड काम में चले जाते थे, मेरा बेटा स्कूल जाने लग गया था, मेरे पास में पूरा टाइम मैं अकेली थी। ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं।
टाइम पास करने के लिए मुझे टीवी की मतलब वो आदत नहीं थी, ज्यादा गॉसिप की भी आदत नहीं, तो मैं क्या करूं। तब वहां से अपने टाइम पास के हिसाब से मैंने बिजनेस शुरू किया था कि मेरा टाइम पास अच्छे से होगा, बिजनेस काम करूंगी, अपने आप को इन्वॉल्व रखूंगी। तो इस कारण से बिजनेस शुरू किया, और वो करते करते इतना अच्छा जैसे मेरा सेट हो गया। मैंने सोचा भी नहीं था कि उसकी डिमांड इतनी होगी और इतना तरीके से वो बढ़ता जाएगा। अ, कि मैं अपने बुटीक पे तो करती थी, उसके अलावा वहाँ पौंडीचेरी के हर स्टोर्स में भी उनकी डिमांड होने लगी उन आइटम्स की। तो वहाँ वो लोग भी लेते थे, तो इस तरह बिजनेस बढ़ता गया और मैं इन्वॉल्व होती गई उसमें। और उसके बाद में मेरे बेटे की पढ़ाई बैंगलोर हुई। मेरा एक ही बेटा है, तो उसकी पढ़ाई यहाँ बैंगलोर शिफ्ट हुई। तो मेरे फैमिली ने कहा अब तुम दोनों वहां अकेले क्या करोगे, अपना बिजनेस वहां से वाइंड अप करो और बैंगलोर शिफ्ट हो जाओ तुम लोग भी। शायद मतलब ये डिसीजन भी ऐसा था कि किंतु परंतु कुछ भी नहीं। हाँ ठीक है, हम लोगों ने भी किया, और विद इन अ मंथ हम दोनों ने अपने बिजनेस वहां से वाइंड अप किए और हम यहाँ बैंगलोर शिफ्ट हो गए। शायद वो बोलते हैं ना कि प्रकृति या मास्टर्स या हमारा सोल प्लान क्या होता है हमें नहीं पता होता है। बस हमने कहीं पर भी रेजिस्ट नहीं किया, आया सामने, एक्सेप्ट किया और आगे बढ़ गए। और वहाँ यहाँ बैंगलोर आने के बाद में भी हमने फिर जॉइंट बिजनेस किया अपने हस्बैंड के साथ में। उससे पहले हम दोनों अलग अलग बिजनेस करते थे, हस्बैंड अलग लाइन में थे और मैं अलग लाइन में थी। बैंगलोर आने के बाद में हम दोनों ने एक ही बिजनेस किया, एक साथ में मिलके, और उसको करते जा रहे थे। करने के बाद में जैसे हुआ कि अचानक से लाइफ मेरी चेंज हो गई और मैं वहां से उठ के अध्यात्म में आ गई। थैंक यू। और जैसे कि मोस्टली चैलेंज होता है ना, फीमेल्स के साथ खास करके, क्योंकि मेल पर्सन अगर घर में स्पिरिचुअलिटी को लाता है तो फैमिली बाउंड टू एक्सेप्ट के हम्म। हाँ वो अपने। लेकिन अगर फीमेल्स यहाँ खास करके पंजाब में या और कई जगह, जब हम लोग अभी जैसे मैं स्पिरिचुअल टैबलेट के यहाँ कोर्सेज भी करवाते हैं, हम डील कर रहे हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट या पेशेंट्स आते हैं जिनकी काउंसलिंग करते हैं। तो वो अगर फीमेल आती है, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू एक्सेप्ट द फैमिली कि यस वो आंख बंद करके ध्यान कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है, बहुत जनों का तो यही होता है। तो फैमिली से एक्सेप्टेंस अच्छी से आ गई थी। हाँ। यस। ये मेरे मतलब हम मेरे हस्बैंड के और मेरे बेटे के, अभी मेरी डॉटर इन लॉ भी है, तो हम लोग की लाइफ में हम एक साथ रहते हैं। लेकिन किसको क्या करना पसंद है उसको वो फ्री विल है। वाह। ये हमारे साथ में हमेशा से रहा है कि अगर मुझे आज घर से बाहर जाना है कहीं, तो मुझे फ्री विल है, मैं जा सकती हूँ। अपना बस शेड्यूल बताना रहता है हमें। और हम सभी एक दूसरे से इस तरह से कनेक्टेड हैं, और अपनी फ्री विल को भी हम लोग पूरा एंजॉय करते हैं। हस्बैंड को भी अपने दोस्तों के साथ में जाना है, वो जा सकते हैं। बस अपना शेड्यूल बता दे कि हाँ इस समय में जाना है, इस समय में आना है, वो बताते हैं। मैं भी अपना बताती हूँ। और अब तो अभी तो ऐसा है कि मैं कितनी बार पिरामिड वैली जाती हूँ और वहां रह के आती हूँ। मेरे हस्बैंड घर पे ही रहते हैं, बस इन्फॉर्म करते हैं हम लोग। तो कभी भी किसी को ये नहीं है कि तुमको ये नहीं करना, ये नहीं जाना। मेरी डॉटर इन लॉ है, वो भी जॉब करती है, या उसको भी कहीं जाना है करना है, तो उसको भी कहीं कोई रोक टोक नहीं है कि तुमको ये नहीं करना, तुमको ये नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब अपनी अपनी फ्री विल को भी यूज करते हैं, अपनी लाइफ, अपनी सोल प्लान को खुद हम डिजाइन करते हैं और खुद हम उस पे चलते जाते हैं। लेकिन
अंडरस्टैंडिंग सबके साथ में एक अच्छी होनी चाहिए, एक कॉन्फिडेंस, एक विश्वास एक दूसरे पे, वो पूरा है हम लोग को। बस उसी के दो साथ हम आगे चलते जा रहे हैं। और आज मेरा अधिकांश समय ये सेशंस में, अपने ध्यान में, अपने काम में, उसी में ही जाता है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। मास्टर्स, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है? और राजीव कुमार जी जुड़े हुए हैं, उन्होंने पूछा कि शी टोल्ड अबाउट सोल पर्पस, तो वो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। आई थिंक यही क्वेश्चन था उनका। सर यू कैन अनम्यूट। हाँ, शी गॉट टू नो पर्पस ऑफ लाइफ, यस, व्हाट एग्जैक्टली इट इज, प्लीज एक्सप्लेन। Yeah, only this question. या हाँ। हाँ, Stay Nick, पर्पस। actually, हाँ। like purpose. हाँ, हम सबका एक लाइफ पर्पस होता है। भगवत गीता में भी ऐसा आता है कि नियति ने आपको एक उद्देश्य के साथ में उत्पन्न किया है। तो हम सबके पास में एक उद्देश्य है। जैसे कृष्ण यहाँ जन्म लिए थे, अर्थ पे आते हैं बार बार, तो वो भी एक उद्देश्य के साथ आते हैं। उसी तरह हम सबका भी उद्देश्य होता है। तो और पहले ये नहीं पता था कि हम सबका उद्देश्य कुछ ऐसा धर्मा करके कुछ होता है। भगवत गीता को पढ़ते हुए एक श्लोक में ऐसा आया कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान जन्म लेते हैं। तब वो एक क्लिक हुआ कि धर्म क्या है, धर्म किसको कहा जा रहा है, कि किसकी हानि हो रही है, कि इतनी बड़ी चीज है कि उसकी हानि होने पे स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ता है। तो ये जो सवाल था कि धर्म क्या है, ये सवाल मैंने बहुत से लोगों से करती गई और बहुत से लोगों ने मुझे अलग अलग जवाब दिए। मुझे इसका जवाब कहीं से भी संतुष्टि लायक नहीं मिला। और लास्ट में मुझे इसका जवाब मिला डॉक्टर एस रंजन से कि धर्म क्या है। तो धर्म है कि आपका जीवन का उद्देश्य। और जब आप उस उद्देश्य को नहीं जीते हैं, आप सिर्फ संसार में लिप्त रहते हैं, तो धर्म की हानि होती है। तो हमें अपना पर्पज, हम इस जीवन में क्यों आए हैं, वो पर्पज जानना बहुत जरूरी है। और उसी लाइन में मुझे अपना पर्पज समझ में आया कि मेरा पर्पज है ज्ञान से रिलेटेड। तो ये जानने के बाद में फिर मैंने उस पे और अधिक कार्य किया। जब मैंने ये जाना मेरा पर्पज ये है, उस समय में मेरी सिचुएशन ये थी कि मैं कैमरा भी ओपन करके नहीं बोल पाती थी। कुछ सवाल करना भी नहीं होता था, या कुछ एक लाइन भी बोलना मेरे से नहीं होता था ऑन कैमरा। तो फिर मैंने कहा ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, मुझे तो इसे जीना है और इसके लिए मुझे आगे बढ़ना है। और फिर मैं इस पे अपने पे काम करती गई सर। और वही है कि आज मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ में यहाँ बैठ के मैं बोल रही हूँ। ये जीवन का उद्देश्य हमें और जीने में मजबूती देता है और आनंद भी देता है और हमारे और नए नए पोर्टल्स को ओपन करता है। तो बहुत अच्छा सर, आई थिंक यू गॉट सम क्लियरिटी। और इसके लिए जैसे सर ही बताते हैं, सौरभ सर के साथ मैं 2020 में जुड़ी थी, जब सोल प्लान फर्स्ट टाइम उनके साथ किया था। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे ओशो के साथ जुड़ना तुम्हें, मैं भाग जाती थी क्लास से। और अभी लखनऊ में होके हटा यूपी ध्यान कुंभ, तो सर के साथ ही थे हम। और आप देखिए, हम किसी दोस्त के घर गए, जो जिन्होंने मुझे होस्ट किया था, मैं उनके साथ किसी दोस्त के घर गई। ही वॉज मिलिट्री मैन। और उनके घर गए तो जाके जो सर इतने सालों से मुझे एक किताब बोल रहे थे कि जो ओशो ने गुरु ग्रंथ साहब पे, गुरु नानक देव जी की विजडम पे वर्क किया, मैं हमेशा सर मैं नहीं बुक पढ़ सकती, सर मैं भाग जाती थी सर के सेशंस में से। कभी नहीं उनके साथ किताबों वाले में मैं आई। और वहां गई, वो पड़ी हुई थी, मैंने कहा सर ये बुक, कहते हैं आप लेके जाओ, आप पंजाब से आए हो।
एंड आई गॉट दैट बुक एज ए गिफ्ट। तो मैंने कहा सर को हंस रही थी जब वाराणसी में हम मिले, सौरभ सर और मैंने कहा सर आप जो 4-5 साल से कह रहे थे वो बुक लखनऊ में आके मुझे मिल गई। देखिए मैं हम्म। उसको परचेज भी नहीं कर रही थी। तो जो हाँ। हमारा सोल प्लान है उसके हिसाब से हम जब जन्म लेते हैं तो उससे पहले सोल वर्ड में हमारे कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसके हिसाब से हम अपना सोल प्लान लेके आते हैं। यस। तो जब हम स्पिरिचुअल टैबलेट में करते हैं तो जब आपकी लगता है कि स्मूथ लाइफ, जैसे इन्होंने बताया कि एक टाइम था मेरी लाइफ अच्छे से चल रही थी, एक टाइम ऐसा आया कि वो अनुभव ऐसे होने लगे जिनका कहीं से आंसर नहीं। तो रूटीन स्मूथ लाइफ चलते जब आप एक जगह अटक जाओ और लगे कि समथिंग इज नॉट नॉर्मल ऑन हम्म। माइंड बॉडी लेवल, और वो एक खालीपन महसूस होने लगे, स्पिरिचुअल टैबलेट में हम बोलते हैं एमडीपी, मेजर डेविएशन पॉइंट। एट हम्म। दैट टाइम यू हैव टू स्टॉप एंड थिंक अगेन कि मुझे क्या करना चाहिए या मुझे किस में इंटरेस्ट आता है। जैसे हम कल्चरल, तो मैंने अपना कल्चरल एक्टिविटीज लाइफ की 50 इयर्स की एज में वापस रिवाइव किया, डॉक्टरी करते करते वो सारा कुछ करके एक इतनी बोरिंग और स्टबबॉर्न लाइफ हो गई थी, इतनी स्ट्रेस। और मेरा लाइफ पर्पस था कि नहा गाते हंसते नाचते झूमते अपनी जिंदगी बितानी। या। एज आई वापस मतलब मैंने शुरू किया अपना कल्चरल हम्म। एक्टिविटीज और आनंद के साथ अपने आप को, एंड आई स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो नाइस। हर किसी का सोल पर्पस लाइफ पर्पस डिफरेंट होता है। तो ये यस। आप जो जो बुक्स आप बता रहे हैं, यस। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे सब लोग ध्यान करते हैं हमारे ग्रुप में, राइट? तो किसी को कैसे पता लगे कि उसको उसका लाइफ पर्पस की तरफ वो बढ़ रहा है, या वो उसके क्लोज है, या उसको मिल चुका है? मेनिका जी आप ऐसे। बताइए पहले। हाँ, लाइफ पर्पस ऐसा है कि जिसे आपको करते समय बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आप टाइम और अपने ये बोलते हैं ना, अपने बॉडी से सेंसेस से बहुत बियॉन्ड चले जाते हैं। आपको टाइम का पता ही नहीं चलता है वो करते हुए। आ, जैसे नॉर्मल आप बुक मेरे को पढ़ने के लिए बोलोगे ना तो मैं भी नहीं पढ़ पाती थी। लेकिन भगवत गीता जब मैं लेके बैठती थी पढ़ने के लिए तो मैं 3 घंटा 4 घंटा भी निकल जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता था। तो ये चीजें हमारे साथ में होती है। आप जो काम कर रहे हो, करते समय कौन सा ऐसा कार्य है जिसको आपको करने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, आनंद की अनुभूति होती है, तो वही आपका पर्पज है। और उसको करने में आगे बढ़ते जाइए तो उसमें और भी पोर्टल्स ओपन होते रहते ओके, थैंक यू। हैं। थैंक यू। ऐसे ही होता है सर, आप हाँ। इतना अब्जॉर्व होना शुरू कर देते हो। हाँ। देखिए एक मास्टरपीस अगर पेंटिंग में भी है तो मास्टरपीस तभी बनता है कि जब वो पूरी तरह उसमें अब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उसके लिए आप इकिगाई भी पढ़ सकते हो। यस। इकिगाई बुक है बहुत अच्छी, हाँ। गो मैम, थ्रू। पढ़ा है मैंने। हाँ बस फिर उसको अगर अच्छे से वो करोगे ना आप, तो उसकी असेंस भी समझनी। और उससे भी ऊपर वहां पे तो ये है कि आप उसमें से अर्न भी करना शुरू कर दो, तभी जब आप चारों सब एक साथ हो जाए। लेकिन हम्म। पत्री सर जैसे बोलते थे कि एक पेंट, किसी ने पूछा था ध्यान, तो ध्यान ये भी है कि अगर पेंटर अगर अपनी पेंटिंग, और अगर कोई सिगरेट वो अपने उसमें भी पूरी तरह वो उसको भी जी जान से इंजॉय कर रहा है तो वो भी ध्यान है। तो हाँ। इसलिए हर चीज का। बिल्कुल। लेकिन जब आप कनेक्ट होना शुरू कर देते हो, जैसे मेनिका जी ने बोला कि शी वॉज सो इमर्स्ड, अब्जॉर्व्ड ही नहीं बोलेंगे, वो हम्म। गहराई तक के उनको खड़े उठते बैठते वही चैनलिंग होती थी। तो जब आप अंदर से स्थिर होना शुरू कर देते हो, हम ध्यान तो करते हैं लेकिन कई बार इंटरनल वो करने के लिए करते हैं, लेकिन अंदर आपकी कितनी स्थिरता आ रही है वो कोई दूसरा नहीं जज कर सकता। बिल्कुल। वो सिर्फ वो ऐसा है कि अगर गूंगे के मुंह में गुड़ डाल दो, रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो सिर्फ सिर्फ अपने एक्सप्रेशन बता पाएगा, बट ही कांट एक्सप्लेन। तो जो आपका स्व अनुभव है आप उसको सिर्फ खुद जान सकते हो, वो पैरामीटर आपके भीतर है। हाँ। बिल्कुल।
किसमें, जैसे इनको जब ये भगवत गीता की बात कर रहे हैं, आप सोच के देखिए इनका फेस, इनके इम्प्रेशंस, इनका ऑरा कैसे ग्लो कर रहा है वो बात करते हुए। और मैं अगर जिस समय मैं हम लोग गा रहे होते हैं या कुछ ऐसा कल्चरल उसका मैं जब एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, तब मेरी एनर्जी टोटली डिफरेंट होती है। यस। इन दिस वे आप खुद से ही फील करोगे अपने आप को उस समय लाइट, बिल्कुल लाइट वेट, कुछ भी और नहीं समझ आता फिर। वो आपका लाइफ पर्पस होता है। प्रचार करना भी हो सकता है, कुछ शिक्षा देनी भी हो सकती है, कोई सेंटर खोलना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमेशा बुक या सर्विस, कुछ और भी हो सकता है, बट बी बिल्कुल। विद योर सेल्फ। ठीक है। जैसे पत्री सर का था ध्यान सिखाना, डॉक्टर एस रंजन का है जीरो बजट हेल्थ। जीरो बजट हेल्थ। हेल्थ हम नेचुरली ठीक कर सकते हैं, वैसे ही करना। ऐसे हर किसी का अपना अलग अलग होता है। यस। सो किसी का, कुछ लोग ऐसे भी है जिनको धरती के लिए काम करना है, धरती के लिए वो लोग कर रहे हैं। तो हर किसी का अपना अलग अलग पर्पज है। देखिए, जब भगवत गीता सर ने पहली बार शुरू करी थी, मैं 3-4 दिन सेशन में नहीं जा पाई थी। सर कहते, मैसेज आया कि भाई यू आर, मैंने कहा सर भगवत गीता, उस समय मैं एक लाइफ की ट्रांजैक्शन में चल रही थी पूरी तरह। मैंने कहा मैं सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुन सकती। भगवत गीता अगर आप धारण कर पाओ सोल लेवल पे, तब फायदा है। उस समय मैं नहीं ज्वाइन करी थी, यस। बिल्कुल ज्वाइन नहीं करी थी। आई नो कि उस समय मेरी अलाइनमेंट नहीं थी, और सर से मैंने कह के, सर ने ही मुझे स्पिरिचुअल टैबलेट में भेजा था, लिंक दिया कि मुझे अब इस तरफ डायरेक्शन लेनी है। हम्म। तो ही इज आल्सो सोल गाइड फॉर मी। हाँ। नहीं। थैंक यू। तो मास्टर्स किसी का, थैंक यू मीनाक्षी फॉर ज्वाइनिंग, इंदु जी, नवनीत जी, सुमन गोयल, गीतिका जी, मंजू जी, इतने अच्छे मास्टर हैं। और आगे चल के भगवत गीता के स्वाध्याय के लिए हमें हाँ, तो मेनका वेदिका जी जी को ने ही, कुछ कुछ सुनाने हैं ना हमें गीता के, हाँ, उनके फेवरेट यस। या बहुत जो इम्पोर्टेंट है। भगवत गीता का अगर सबसे मुख्य क्यों पढ़ना चाहिए भगवत गीता, उसकी मेन शिक्षा है कर्म की, कि कर्म हमें किस तरीके से करने चाहिए। और क्यों दिया है उन्होंने कर्म का, कि कर्म ही के बारे में इतना ज्ञान। भगवत गीता, ऐसे तो भगवत गीता को क्या कहा जाता है, ये आत्मज्ञान का मार्ग है और ब्रह्म ज्ञान दिया जाता है, लेकिन उसकी मूल शिक्षा है कर्म की। हमारा जीवन होता है जो हम जन्म मृत्यु आगे चक्र में चल रहे हैं, ये जन्म मृत्यु के चक्र में वो चल रहे हैं हम अपने कर्मों के कारण। और हम सब क्या चाहते हैं अपने जीवन में, मोक्ष। मोक्ष शब्द बनता है इच्छाओं से मुक्ति। अगर आपके जीवन में इस जन्म में रहते हुए आप अपनी इच्छाओं से मुक्त हुए, तो आपको मोक्ष है। और इच्छाओं से मुक्त होके कार्य करना भगवत गीता सिखाती है कि किस तरीके से भगवत गीता हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रखती है। इसमें जैसे बताया गया है उसे आप अपने जीवन में धारण करते हैं, इच्छाओं से मुक्त होते जाते हैं। ये एक विचार भी उठ रहा है ना हमारे अंदर, तो हम जाने कि ये विचार क्यों उठ रहा है, कौन सी ऐसी इच्छा है हमारे भीतर जिसके वजह से ये विचार उठ रहा है। और अगर हम उसे जान पाए, उसे पकड़ पाए, तो हम इच्छाओं से मुक्त हो सकते हैं। थोड़ी सजगता बनाए रखें अपने विचारों के प्रति, तो वो जो हमारा बंधन है कर्म जन्म लेने का, वो कम होता जाएगा सजगता की वजह से। तो भगवत गीता डे टू डे लाइफ में हमें किस तरह से मदद करती है, ये आसक्ति को छोड़ते जाना। उसका सबसे अच्छा श्लोक है अध्याय 2 का,
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः संगोऽस्त्व अकर्मणि। ठीक, कर्म करने का अधिकार है, सिर्फ कर्म करने का अधिकार है। हम अपने घर में बच्चों को एक परिधि लाइफ में देते हैं ना, नहीं तुमको बस इसी एरिया में ही खेलना है, तुमको बस ऐसे करना है, तुमको ऐसे नहीं बोलना है, तुमको ऐसे बोलना है। तो भगवान ने भी हमारे लिए एक वैसे ही लाइन बाउंड्री की हुई है कि इसी बाउंड्री में ही करो। कोई और हमारे ऐसे घर में इंटरफेयर करता है, या हमारी बात कोई दो जन बात कर रहे हैं ऐसे इंटरफेयर करता है, तो हम क्या बोलते हैं? माइंड योर बिजनेस। कितना आसानी से हम बोलते हैं ना, माइंड योर बिजनेस। वही चीज भगवान भी हमें बोल रहे हैं कि माइंड योर बिजनेस। तुम्हारा काम सिर्फ कितना है? सिर्फ काम करने का। उसका रिजल्ट क्या आएगा उस पे तुम्हें नहीं जाना है। रिजल्ट पे जहां गए और वहां सुख और दुख किया, वही बंधन है। तो वाकई में भगवत गीता हमें बंधनों से मुक्त कर रही है कि हम किसी भी तरह के बंधन में ना रहें। और बंधनों से जैसे जैसे मुक्त होते जाएंगे तो हम अपने आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। वही तो करने के लिए आए हैं यहाँ, शरीर इसीलिए तो लिया है हमने कि हम स्वयं को जानेंगे, अपने उद्देश्य को जिएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो सब कुछ भूल जाते हैं, और वो भूलने के कारण हम इस संसार में इस तरीके से होते हैं कि बस जो कुछ भी हूं मैं ही हूँ, जो कुछ कर रहा हूं वो मैं ही कर रहा हूँ। उस शक्ति को भूल जाते हैं जो हमारे द्वारा कार्य कर रही है, जो हमें कार्य करने की शक्ति दे रही है, बोलने की शक्ति दे रही है, देखने की शक्ति दे रही है। हम सब कुछ भूल जाते हैं। फिर हम अध्यात्म में आते हैं तो इनको फिर जान पाते हैं ये क्या है। जैसे मैं अपना भी बोलूं तो मेरा भी मिडिल लाइफ ऐसा रहा है कि मैं भी भूल गई, पूरी तरह बिजनेस में थी और बिजनेस कर रही थी। उस समय क्या था, हमेशा अपना टारगेट अचीव करना ही वही रहता था। अब ये टारगेट बना, ये टारगेट अचीव करना, इसमें ये करना, बस वही रहता था। लेकिन अब क्या अचीव करना है कि मैं खुद कौन हूँ, मैं क्या हूँ। अगर ये नहीं जाना तो सारे अचीवमेंट वेस्ट है, वो कुछ भी अचीवमेंट हमारे साथ में नहीं जाएगा। अपने उद्देश्य को हम कितना जीते हैं और खुद को हम कितना जान पाते हैं, बस वही हमारे साथ जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार क्षेत्र सिर्फ कर्म करने का है। अगर उसके उद्देश्य पे जाते हैं, रिजल्ट पे जाते हैं, तो आप इस संसार में ही रह जाते हैं। फिर आगे वापिस से जन्म लेने का हम खुद ही मार्ग बनाते हैं। तो उन सभी मार्गों से हम मुक्त हो सके, इसके लिए हमें कहा गया है कि माइंड योर बिजनेस, ओनली कर्म करते जाओ, फल पे मत जाओ। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें कभी कुछ सोचना नहीं चाहिए। हम कुछ भी कार्य आरंभ करते हैं तो हम हमेशा कुछ अंतिम सोच के ही शुरू करते हैं। या हम जैसे कहें कि घर से कहीं निकल रहे तो ऐसे ही तो नहीं निकल रहे, हमें कहीं जाना है, हम वो सोच के ही निकल रहे। अगर हम वहां नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारण से, तो हमें वहां सुखी और दुखी नहीं होना चाहिए। बस इतना ही भगवत गीता कहती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि कृष्ण द्वारिका से निकले थे, कहाँ के लिए? इस कौरवों के पास में एक संधि का समाचार देने के लिए, पांडवों की तरफ से,
कि वहां जाके वो पांडवों की तरफ से अपनी बात रखेंगे। सोच के निकले थे कि अपनी बात रखेंगे वो, और शायद ये भी सोचा था कि उनकी बात रखने से युद्ध ना हो। कोशिश की थी उन्होंने अपनी तरफ से, और उन्होंने कहा आधा आधा राज्य कर ले, युद्ध से किसी को भी फायदा नहीं होता है। लेकिन कौरव राजी नहीं हुए वहां पे। तो उन्होंने वहां पे अपनी जो मांग थी और कम कर दी। भाई ठीक है, आप इन्हें 5 गांव ही दे दें ताकि ये अपना दैनिक जीवन यापन करेंगे 5 गांव लेके। उन्होंने वो भी मना कर दिए। तो क्या कृष्ण नाराज हुए, उदास हुए कि मैं इतनी दूर चल के आया, मैंने बोला, अपनी तरफ से कोशिश की, नहीं हुआ ना। जब वहां वो पुरुषोत्तम, जिनकी वाणी में इतना दम है, शुद्धता है उनके चरित्र में, उनकी बात नहीं सुने, नहीं किया। लेकिन वो एक क्षणिक भी दुख नहीं हुआ। उन्होंने कह दिया ठीक है, अगर आप नहीं कहे तो फिर युद्ध होगा, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बस इतना कहा और लौट आए। पूरी तरह से समभाव में ही थे। तो हमें भी अपने जीवन में वैसे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ गीता में उन्होंने कहा है, उन्होंने इसको जिया भी है अपने जीवन में, कि हमारे जीवन में भी हमें भी इसी तरह सिर्फ कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। फल में जाएंगे, दुखी सुखी होंगे, फिर खुद ही बंधन बनाएंगे, तो मोक्ष कहाँ है? जीवन में सिर्फ एक ही चीज की, जैसे एक ही मार्ग को लेके चलो, या तो मोक्ष को लेके चलो या इच्छाओं को लेके चलो। तो कम से कम जीवन तो उत्साह से जिएंगे, कि पूरी इच्छाओं से, हाँ ठीक है नेक्स्ट जन्म होगा तो भी परवाह नहीं, मैं तैयार हूँ, करूंगा, पर ये जीवन तो मैं बड़े मस्त से करूं, जितनी मेरी इच्छाएं हैं मैं पूरी करूं। हमारा फ्री विल है, हम कर सकते हैं ऐसा भी। तो अपना डेस्टिनेशन हमें खुद ही सेट करना है कि हमें किस ओर चलना है, और डेस्टिनेशन सेट करके फिर उसको चलना हमें खुद ही। हाँ, मेरी एक कजन है, तो मैंने उसको बताया मेडिटेशन, मतलब वो करती भी है, बट वो कह रही है कि अभी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, तो अभी मैं मेडिटेशन में हम्म। नहीं आ सकती। मतलब अभी मुझे बहुत हाँ, सारा गोल्ड खरीदना है या बहुत अच्छे अच्छे कपड़े डालने हैं। तो ऐसे है। आप कब आए मेडिटेशन में फर्स्ट? आना मुझे भी पाना। याद नहीं है ऐसे। मैं बचपन से ही ध्यान करती आ बचपन। रही हूँ, तो हाँ मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कब है से आई। लेकिन हाँ इतना है, 2021 में पत्री जी से मिलने के बाद में, मतलब ध्यान क्या होता है वो मेरे और गहराई से जुड़ता गया। ऐसे ध्यान मैं बचपन से करती आ रही हूँ। डेफिनेटली इट्स ट्रू। एक तरफ हो जाओ, है ना। जैसे हाँ। दुर्योधन ने चूज कर लिया, आई नो दैट आई एम डूइंग रॉन्ग, बट आई हैव टू डू इट। यस। तो है ना, उन्होंने अगर हाँ, चूज तो किया है जब कि आप, हाँ, मुझे। यस करेक्ट, एक तरफ हो जाओ। एक तरफ हो जाओ। नहीं एक तरफ होएंगे ना, तो जैसे इतनी बड़ी भगवत गीता आई, कैसे आई कि अर्जुन संशय में आ गए। युद्ध करने के लिए तो आतुर थे पहले, युद्ध करना है, अपना हक लेना है, ये धर्म का युद्ध है। और पूरी तरीके से अस्त्र शस्त्र सज के, और सारथी के साथ में तैयार होके युद्ध भूमि के बीच में आके संशय में आ गए, अब मुझे युद्ध नहीं करना। तो वैसी संशय वाली लाइफ नहीं जीना चाहिए। यस। एक क्लियरिटी वाली, क्या करना है लाइफ में वो क्लियरिटी होनी चाहिए। यस, डेफिनेटली। क्योंकि और आप क्लियरिटी अकेले करने नहीं के हो। बाद,
इस समाज हाँ। में। अगर आप कंफ्यूजन पे वाइब्रेट करोगे, आपकी सराउंडिंग्स में भी वही कुछ होगा। यस, बिल्कुल। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो भी करें अपना क्लियर भी करें, वन वे होके करें, ताकि हम कभी भी संशय में नहीं रहेंगे और बहुत जो भी कार्य करेंगे ना बहुत उत्साह से करेंगे। यस, वो जरूरी है हमारे जीवन में। बहुत ही अच्छा। भगवत गीता सुनते सुनते ही ध्यान सच में बहुत गहरा हुआ, ट्रूली हम्म। स्पीकिंग। और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। और हम्म। आगे के लिए हम ये उम्मीद रखेंगे कि जब भी हम भगवत गीता को अपने मंच पे उतारें तो आपका साथ बने हमारे साथ। तो चलिए, ये मेरा सौभाग्य होगा। यस। और इंदु मैडम कुछ बोल रहे हैं? यस, इंदु जी। इंदु जी। आई थिंक मास्टर्स। यस, इंदु जी, आइए। हेलो। हाँ जी। हेलो। बहुत ही अच्छा रमंदन। मेनका, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। और भगवत गीता तो आपके पूरे भगवत गीता में आप बसती हैं ऐसा कहा जाए तो बिल्कुल ठीक है। तो बहुत ही अच्छा। और आपका और हमारा तो साथ है सुबह से लेकर रात तक का। तो और ये मंच भी जो आपको ये दिया है बहुत ही सुंदर। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी है कि इतना सुंदर मंच यहाँ पर मिला है। और सभी लोग अपनी आके अपनी यात्रा भी बताते हैं, अपनी विजडम भी शेयर करते हैं, है ना। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अमीन का आपको तो ढेर सारा प्यार एज यस, ऑलवेज। आपका प्यार ऑलवेज चाहिए इंदु जी। यस। तो मैं थोड़ा बाहर हूँ इसलिए कैमरा थोड़ा ऑन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपके ओके, साथ ही ओके। हूँ। मैं तन से बाहर हूँ, बिल्कुल। मन से मैं आपके साथ ही हूँ। और अभी हम लोग मिले यस। थे गुरपिंदर जी से, और यस, सबसे तो बहुत ही अच्छा लगा था लखनऊ लखनऊ। में। यस, तो हम सब एक ही हैं वास्तव में। भगवत गीता भी यही कहती है कि उस ब्रह्म को ही सब में देखो। बाहरी रूप अलग अलग है लेकिन अंदर से तो हम सब एक ही हैं। मैं कई बार सोचती यस। हूँ 2020 में सोल जर्नी में, मैं जुलाई में जुड़ी थी सौरभ सर से। नीलम जी, प्रज्ञा सचदेवा जी, तो हम सब धाराएं एक ही जगह से निकले। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल, हम सभी एक ही जगह से निकले। हाँ। हाँ, तो भगवत गीता का एक श्लोक जो है 15वें अध्याय का पहला पहला श्लोक, वो सारा यही बताता है। ऊर्ध्वमूलम हाँ। शाखम अश्वत्थम अच्छा, प्राहुरव्ययम हो रहा है। छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो ये संसार जो है उल्टा वृक्ष है, मूल है। मूल हम सभी उस मूल से ही आए ना। एक नूर तो सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। ये तो सब नीचे आके पता चल गया। वी आर ऑल लाइट बीइंग्स, उस नूर से ही आए हैं और उधर ही जाना भी है हमको। ये घर नहीं है घर मेरा, मेरा घर तो वही हजूर है। तो यस, बहुत अच्छा लगा। और जुड़े ही रहते हैं हम सब लोग यहाँ पर, और जुड़े ही हुए हैं। जुड़े हुए क्या, अलग है ही नहीं। लग है ही। जुड़ना तो वहां है जहाँ अलग है ना। हम तो एक ही हैं हाँ। सब। तो बहुत बहुत यस। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा थैंक मीनका जी थैंक का यू इंदु सुन के, जी। मुझे भी धन्यवाद। आपका एंड भी लव इंतजार है। एवरीवन। आपका भी इंतजार है इंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल न्यू ईयर में मैं मीनाक्षी को कह रही थी, जो हमारे वो पुराने साथी है ना, सर के साथ के, सबका उद्गम हम वापस न्यू ईयर में लेके आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, दोबारा से हम एक ग्रुप बन के और कर रहे यस, हैं अपना सभी। यस। थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक सबको यू। ढेर सारा प्यार। थैंक यू जी। लव यू ऑल। सो मास्टर्स, बहुत अच्छा और बहुत प्यारा। और लास्ट संदेश सबके लिए, साधकों के लिए, जो खास करके जैसे मैंने लेडीज की दुविधा बताई, तो भगवत हम्म। गीता के अनुसार जैसे हम बोलते हैं कि हम जो आत्मा है या सोल है, उसका ये जेंडर कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी जब इस धरा में, इस जन्म में हमें ये एक फीमेल कॉस्ट्यूम लेके आना पड़ा है, तो वहां पे हम्म। समता बनाए रखने के लिए आपके लास्ट वर्ड्स।
हम्म, हम फीमेल्स लेके आते हैं, जो फीमेल्स यहाँ आके अपने आप को बहुत कमजोर समझते हैं या मजबूर समझते हैं ना, वो एक्चुअल में जाने तो वो फीमेल मेल से 3 गुना पावरफुल होती, लेकिन यहाँ आके भूल जाते हैं। हर कोई फीमेल बनना, हर कोई सोल पसंद नहीं करता है। उन्हें पता है कि फीमेल में क्या क्या होता है। फीमेल बॉडी, वो फीमेल बर्थ लेना पसंद नहीं करते हैं। जो सोल पावरफुल होती है ना, वही सोल फीमेल बॉडी पसंद करती है। मतलब वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ, मैं उसे, जो भी लाइफ में चैलेंज आएंगे, मैं उन्हें एक्सेप्ट करती हूँ। तो अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझें। एज ए सोल हम लोग बहुत पावरफुल होते हैं। तो इस चीज को याद रखें। और जो फिजिकल में जो कुछ भी सिचुएशन आती है ना, उसमें हमें सीखना क्या है, हम वो चीज सीखें। क्योंकि फीमेल्स बहुत कुछ सीखने के लिए चैलेंजेस लेके भी आती है अपने साथ में। एक पावरफुल सोल जो होती है, वो अपने साथ में चैलेंजेस भी बहुत लेके आती है। तो जो जीवन में आ रहे हैं, जिसे हम चैलेंज कहते हैं, एक्चुअल में चैलेंज नहीं है, वो हमारी लर्निंग है। हमारी अपनी सिचुएशन से हम क्या सीख पा रहे हैं, हमें वो सीखना है। और हम बहुत आसानी से, अगर हम सजग हैं, तो बहुत आसानी से स्मूथली सीख के निकल जाते हैं। तो अपने जीवन में वो स्मूथली खुद से जुड़ाव जो है, एज ए सोल हम क्या हैं, अपने आप को जाने, हमारे अपने पावर को जाने, और जिंदगी को एकदम आनंदमय जिए। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव, और इतने प्यार से गीता के साथ जोड़ के ध्यान जो जब आप बता रहे थे, रियली वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत आभार आपका। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और जल्द मिलेंगे। जरूर, यस, अवश्य। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। thank you, Meenakshi, for connecting such a beautiful soul with us. Thank you, थैंक यू। thank you.